हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। 12th क्लास बायोलॉजी स्पेशल क्लास मानव स्वास्थ्य और रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जो अपना चैप्टर है, उसमें से मैंने आज की इस क्लास में रखे हैं 45 अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन। बच्चा बहुत ही शानदार क्लास साबित होने वाली है और अपने मिशन को एक बार दोहराइए। मिशन अपना है 56 में से 56 नंबर लाना। विदाउट डिप्रेशन, विदाउट टेंशन हम आगे बढ़ेंगे। आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है, बड़े गौर से समझना है। फाइलेरिएसिस से पीड़ित व्यक्ति के पैरों में सूजन किसके द्वारा होता है? पहले तो आपको ये समझना कि फाइलेरिएसिस क्या होता है। तो देखो, मैंने आपको बताया था वुचेरिया लिखा हुआ ना, वाउचेरिया क्या होता है? ये वाउचेरिया वुचेरिया दोनों पढ़ सकते हैं आप। ये जो वुचेरिया लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम यदि देखो हम बात करें तो क्या लिखा हुआ है? ब्रेंकाप्टी। तो आपको याद रखना, यदि आपको ध्यान में है तो इसका नाम मैंने आपको बताया था ब्रेंकोपटाई, तो याद रह जाएगा ब्रेंकोपटाई। तो वाउचेरिया ब्रेंकोपटाई जो होता है ना, इस कृमि के कारण से ये रोग होता है। और होता क्या है कि पैरों के अंदर लिम्फेटिक नलिकाओं, ये देखो क्या लिखा हो, लिम्फेटिक नलिकाओं में फाइलेरिया कृमि का संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण से पैर जो होते हैं वो फूल करके मोटे हो जाते हैं। हाथी पाँव फिलपाँव रोग का नाम सुना होगा। हाथी पाँव फिलपाँव जो रोग होता है वो इसी के कारण से होता है बच्चा, याद रह जाएगा। इसकी कई प्रकार की प्रजातियाँ और बहुत काम की बात सुन लो, इसी क्वेश्चन के साथ में मैं बता देता हूँ। यदि इसके संचरण की विधि की मैं यदि बात करूँ तो एडिस और क्यूलेक्स जो मच्छर होता है उसके काटने से हो जाता है। लिख देता हूँ मैं साथ साथ में, मेरे दिमाग में ये बातें मैं आपको बता देता हूँ। एडिस व क्यूलेक्स मच्छर जो होता है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से इस प्रकार का संक्रमण हो जाता है। और व्यक्ति के पैर जो होते हैं वो फूल करके हाथी जैसे हो जाते हैं, हाथी पैर जैसे हो जाते हैं, इसलिए इसको हाथी पाँव फिलपाँव रोग के नाम से जानते हैं। इसे स्लीपद के नाम से भी जानते हैं, इसको एलिफेसियंस के नाम से भी जानते हैं। इतनी सारी जानकारी इस क्वेश्चन के साथ में आपको मिली, तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। देखो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरी मिलान का उपनाम क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन। तो देखो, आपको ध्यान होगा, मेरी मिलान का नाम लेते आपके दिमाग में आगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मेरी मिलान का उपनाम टाइफाइड मेरी है। सबसे पहले टाइफाइड रोग इसी में देखा गया था, इसी महिला में, जो एक पेशेवर से कैसी थी, वो रसोइया थी और उसके द्वारा ये रोग फैलाया गया था। तो इसका पूरा नाम या उपनाम था टाइफाइड मेरी और उसके नाम पर इस रोग का नाम पड़ गया टाइफाइड। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने के बाद में HIV जिन दो कोशिकाओं में गुणित होता है उनके नाम बताइए। देखो, आपको बड़ा ही ध्यान से समझना है। ये जो HIV वायरस जो है, रेट्रोवायरस जो होता है, ये जैसे कोशिका के अंदर प्रवेश करता है या शरीर में प्रवेश करता है, इंटर करने के बाद में किन दो कोशिकाओं के अंदर मल्टीप्लिकेशन करता है या गुणन करके प्रक्रिया करता है। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है मैक्रोफेजेस, जिसको वृत्त बक्षकाणु कहते हैं। जिसको क्या कहा जाता है? वृत्त बक्षकाणु कहा जाता है। देखो, वृत्त बक्षकाणु का मतलब क्या होता है? कुछ मोनोसाइट कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो ऊतकों में प्रविष्ट होने के बाद में बहुत बड़े आकार की हो जाती हैं, लगभग 80 माइक्रोन मीटर हो जाती हैं। यह NCERT 11th क्लास में दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको जानकारी के रूप में बता रहा हूँ कि मैक्रोफेजेज क्या होता है। तो आपको याद रखना है, कुछ मोनोसाइट कोशिकाएं, मोनोसाइट कोशिकाएं होती हैं। WBC का एक प्रकार होता है जिसको एकणिकाणु कहा जाता है, और एकणिकाणु के दो पार्ट होते हैं, एक मोनोसाइट वाला होता है, दूसरा लिम्फोसाइट वाला होता है। बच्चा बड़े गौर से समझना, जो मैक्रोफेजेज होती हैं और टी सहायक कोशिकाएं, याद करो। देखो, जो लिम्फोसाइट होता है वो 3 प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और किलर सेल, यानी नेचुरल किलर, प्राकृतिक मारक कोशिका जिसको कहते हैं। तो ये क्या काम करता है HIV वायरस कोशिका में? कौन कौन सी में? एक तो मैक्रोफेज में जिसको वृत्त बक्षकाणु कहते हैं, और एक सहायक टी लिम्फोसाइट जो होता है लसीकाणु, उसके अंदर जाकर के ये क्या करने लग जाता है? ग्रोथ करने लग जाता है। तो बड़े ध्यान से देखना इसको। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूमोनिया रोग में शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। जब न्यूमोनिया रोग हो जाते हैं तो एक तो फेफड़े प्रभावित होते हैं और एक एल्वियोली प्रभावित होती है, यानी वायुकोष्ठ। वायुकोष्ठ किसको कहते हैं? आपको ध्यान में होगा, जैसे ही श्वास नली 2 श्वसनी में बढ़ती है और वो श्वसनी छोटी छोटी श्वसनिकाओं में बन जाती है। प्रत्येक श्वसनिका के अंत में घुंडीनुमा संरचना पाई जाती है जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है, और उसको एल्वियोली के नाम से जानते हैं, वायुकोपिका के नाम से जानते हैं, वायुकोश के नाम से जानते हैं, वायुकोष्ठ के नाम से जानते हैं। तो जब न्यूमोनिया डिजीज हो जाए तो फेफड़े भी प्रभावित होंगे और वायुकोष्ठ भी प्रभावित होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ एलर्जनों यानी प्रत्युजा, जैसे छींकों का आना, हाँफना शुरू हो जाता है, शरीर में इस प्रकार की अनुक्रिया न होना किससे संबंधित है? देखो, बात को समझो, बहुत शानदार क्वेश्चन। शरीर में इस प्रकार की अनुक्रिया एलर्जनों के प्रति एलर्जी के कारण होती है। ये किससे होता है? देखो, अगला क्या करा, एलर्जी के कारण से होता है। अब आपको याद रखना है, एक साथ बात करते हैं। एलर्जी के समय कौन सी एंटीबॉडी काम आती है? तो आपको याद रखना है IgE जो होती है वो एलर्जी के समय काम में आती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है
ध्यान से समझना, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो सकते हैं या फैल सकते हैं वो संक्रामक रोग कहलाते हैं। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग कहलाते हैं। इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन आया, LSD क्या है? बहुत शानदार, LSD क्या है? और इस फुल फॉर्म को आप बड़े ही अच्छी तरीके से दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। LSD क्या होता है? लाइसर्जिक, ये सार्जिक नहीं है, लाइसर्जिक एमल और डाई एथिल एमाइड होता है। लाइसर्जिक एमल और डाई एथिल एमाइड इसकी फुल फॉर्म होती है। अब अगला शानदार क्वेश्चन आपके सामने फिर से रखा गया, कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु को क्या कहते हैं? लाखों बार ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया। कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु को अर्बुदी विषाणु कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ओंकोजेनिक वायरस कहते हैं। जिसको क्या कहा जाता है? ओंकोजेनिक वायरस कहा जाता है। ऐसा विषाणु जो कैंसर फैलाता है ओंकोजेनिक वायरस कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विशिष्ट इम्यूनिटी को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 2 कोशिकाओं के समूह बताइए। देखो, पहले तो आपको ये दिमाग में रखना कि विशिष्ट इम्यूनिटी किसे कहते हैं। विशिष्ट इम्यूनिटी किसे कहते हैं तो आपको ये देखो, एक चेकर बोर्ड के माध्यम से मैं बताता हूँ। इसके बाद में इसकी वैसे बोर्ड के ऊपर क्लास डालूंगा 1-2 दिन के अंदर, तो आपको इम्यूनिटी को पूरा समझना। देखो, इम्यूनिटी जो होती है ना वो 2 प्रकार की होती है। एक तो कैसी होती है? अर्जित होती है, इनेट इम्यूनिटी जिसको कहा जाता है, और एक होती है उपार्जित। कैसी होती है? उपार्जित। ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है इसको विशिष्ट प्रतिरक्षा कहा जाता है, इसको अजन्मजात प्रतिरक्षा कहा जाता है, इसे अस्वाभाविक प्रतिरक्षा कहा जाता है। अब आपको ये याद रखना है कि जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है उसको प्राप्त करने के लिए रक्त में 2 विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें टी सेल और बी सेल के नाम से जानते हैं। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के नाम से जिसको जाना जाता है। और ये क्या काम करती हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा को बनाने का काम करती हैं। आगे जाकर हम ये भी पढ़ेंगे कि ये उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, इसके 2 प्रकार होते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा और सक्रिय प्रतिरक्षा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोकिन किस पादप से प्राप्त की जाती है एवं यह पौधा मूल रूप से किस देश का? बहुत शानदार, ये कोकिन वाला आ सकता है तो इस पर थोड़ा गौर से देखना। कोकिन जो होता है वो एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त की जाती है और ये दक्षिणी अफ्रीका का पौधा है। कौन से देश का? ये दक्षिणी अफ्रीका का। तो कोकिन किससे प्राप्त किया जाता है? एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन आ ही गया, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? तो आपको याद रखना है प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। देखो, बात करते हैं अर्बुद कितने प्रकार की होती है। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। एक सुदम होती है, एक दुर्दम होती है। ध्यान से समझना, सुदम और दुर्दम का क्या मतलब। देखो, दुर्दम के सामने क्या लिखा हुआ है? मेलिनगेट। ये मेलिग्नेट जो होता है ये एक प्रकार का भयानक और घातक कैंसर होता है, जिसकी कोशिकाएं एक सेल से दूसरे सेल में बढ़ जाती हैं और पूरे शरीर को कवर कर लेती हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रिंग वर्म दाद के लिए कौन सा कवक उत्तरदायी होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। माइक्रोस्पोरम नामक कवक जो होता है वो दाद का कारक होता है। रिंग वर्म, गोलकृमि। रिंग वर्म का क्या मतलब है? गोलकृमि का मतलब है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कितने प्रपोषियों की आवश्यकता होती है? बहुत शानदार क्वेश्चन, सिंपल भी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मलेरिया रोग होता है वो अपना पूरा जीवन काल, या जो मलेरिया का जो परजीवी जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम अपनी जो लाइफ स्पेन होता है, लाइफ जीवन चक्र होता है, उसको पूरे जीवन चक्र को 2 प्रपोषियों में पूरा करता है। इसका पहला प्रपोषी मनुष्य होता है और दूसरा प्रपोषी इसका मच्छर होता है। और याद रखना, मच्छर जो होता है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है वो मलेरिया का वाहक होता है, नर एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया का वाहक क्यों नहीं होता है? तो बच्चों ध्यान करना, मादा एनाफ्लीज मच्छर के अंदर भेदने वाले चुष्कांग पाए जाते हैं, जबकि नर जो एनाफ्लीज मच्छर होता है उसके अंदर भेदने वाले चुष्कांग नहीं पाए जाते या अंग नहीं पाए जाते। यही बड़ा कारण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुटखा सेवन करने वाले व्यक्तियों के जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने के कारण उनका जबड़ा ठीक से नहीं खुलता है। संभावित रोग को क्या कहा जाता है? बहुत शानदार, ये 6ठी 7वीं 8वीं क्लास तक चलता है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहा जाता है। गुटखा खाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका जबड़ा पूरा नहीं खुलता, उनकी मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं और कठोर होने के कारण से उसमें जकड़न आ जाती है, जकड़न के कारण से वो ढंग से नहीं खुल पाता है। इस डिजीज को कहा जाता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। अब अगला क्वेश्चन है डीपीटी। बड़े गौर से समझना, डीपीटी बहुत अच्छे से बता रखा मैंने। 3 टीकों का मिश्रण है। एक इसका डी का मतलब बन गया डिफ्थीरिया, पी का मतलब बन गया परटूसिस और टी का मतलब क्या बन गया? टिटेनस। बिल्कुल याद रह जाएगा, याद रखना ही पड़ेगा, याद रख जाना वाली कोई बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है नाको का पूरा नाम बताइए। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, याद रह जाएगा, नेशनल
एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको की फुल फॉर्म है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। marijuana किस पौधे का सत्व है यानी एक्सट्रैक्ट है, नाम बताइए। तो भांग का है। किसका है? भांग का। और भांग का वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम होता है कैनाबिस सैटिवा। क्या रहता है? कैनाबिस सैटिवा इसका वानस्पतिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन, पेथिडिन, मेथोडोन को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? बिल्कुल सिंपल है, इसको ओपीमेट नार्कोटिक्स कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? सबको ओपीमेट नार्कोटिक्स कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मनुष्य के अंदर मेलिग्नेट मलेरिया उत्पन्न करने वाले पैथोजन का वैज्ञानिक नाम बताइए। देखो बात सुनना, मलेरिया रोग फैलाने वाले जो कारक होते हैं यानी प्लाज्मोडियम की 4 प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले आता है प्लाज्मोडियम। देखो बात करते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। एक तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, एक प्लाज्मोडियम मलेरी है, एक प्लाज्मोडियम ओवेल है और एक सामने लिखिए फेल्सीफेरम। जब प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम का संक्रमण होता है तो घातक संक्रमण माना जाता है। इस प्रकार के मलेरिया से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे भयानक मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन कहता है निकोटीन के क्या प्रभाव हैं? तो निकोटीन की तो बिल्कुल, पहले तो बताओ निकोटीन किस में पाया जाता है। तो आपको याद रखना, तंबाकू की पत्तियां जो होती हैं और उनके अंदर एक विषैला पदार्थ होता है जिसको निकोटीन कहते हैं। निकोटीन का यदि ज़्यादा प्रभाव हो जाए तो रुधिर वाहिकाओं के संकीर्णन को बढ़ाता है। ये क्या चीज़ होती है? देखो इस प्रकार से कोई रुधिर वाहिका अपने शरीर के अंदर पाई जाती है और ये इनकी मोटी दीवार होती है, बीच की इनकी कैविटी होती है जहाँ से ब्लड बहता है। इस निकोटीन के कारण से यहाँ पर क्या हो जाता है? एक मोटा पदार्थ जम जाता है जिसके कारण से गुहा क्या पड़ जाती है? संकरी पड़ जाती है और रक्त दाब बढ़ने के कारण से नलिकाएं फट जाती हैं। तो इस प्रकार का प्रभाव। दूसरा देखो क्या कहता है? धड़कन रक्त दाब की दर को बढ़ाता है, हार्ट बीट को बढ़ाता है, बीपी को बढ़ाने का काम करता है और पेशियों को विश्रांत करता है। विश्रांत का मतलब ये होता है कि पेशियां जो होती हैं वो इनएक्टिव स्टेज में चली जाती हैं जिसके कारण से जकड़न वगैरह की जो कंडीशन बन जाती है, पैरालिसिस की कंडीशन बन जाती है। अगला क्या कहता है? मेटास्टेटिस क्या? बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, इर्द गिर्द से बताया। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये और इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है। अर्बुद की विभाजनशील कोशिकाएं शरीर के किसी निश्चित विशेष में सीमित न रह करके या लसिका में मिल करके शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाती हैं और वहां अर्बुद उत्पन्न करती हैं। ऐसे अर्बुद को दुर्दम अर्बुद कहते हैं और इसी को ही क्या कहा जाता है? मेटास्टेटिस कहा जाता है। डू अगेन रिपीट। कैंसर 2 प्रकार का होता है, एक सुदम होता है, एक दुर्दम होता है। सुदम कैंसर ऐसा कैंसर होता है जो स्थान विशेष तक सीमित रहता है, उसकी गांठ जो बनती है वो एक क्षेत्र तक ही रहता है। जबकि दुर्दम ऐसा होता है जो रक्त के साथ में मिलकर के, लसिका के साथ में मिलकर के किसी अन्य मीडिएटर के माध्यम से शरीर के प्रत्येक भाग में फैलता है। जिस भाग में पहुंचता है वहां पर भी नोडुल्स बना देता है, गांठें बना देता है और व्यक्ति के जीवन को संकट में डाल देता है। ये भयानक जो कैंसर होता है इसको दुर्दम कैंसर और मेटास्टेटिस के नाम से जानते हैं। बिल्कुल बच्चों समझ में आया होगा। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो मच्छर के लार्वाओं को खाने वाली, ये क्वेश्चन तो ये मानो कि 2024 में लिख देता हूँ और इसके ऊपर लगाता हूँ 5 स्टार। यानी क्या होता है कि जो मच्छर के लार्वा को खाने वाली जो मछली होती है और उसको क्या कहते हैं? गेम्बूसिया कहते हैं। और गेम्बूसिया के बारे में क्वेश्चन कई बार बड़े बड़े कंपटीशन में भी रिपीट किया जाता है, तो ये बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? साइटोकाइन अवरोध किस प्रकार कार्य करते हैं? देखो जब हम सहज प्रतिरक्षा पढ़ रहे थे तो सहज प्रतिरक्षा के अंदर मैंने आपको अवरोध बताए थे। 4 प्रकार के अवरोध पाए जाते हैं। चौथा अवरोध आपके सामने आया था इंटरफेरोन। इंटरफेरोन एक प्रकार का साइटोकाइन अवरोध होता है। अब क्या होता है कि विषाणुओं द्वारा संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित पदार्थ जो होता है या एक प्रोटीन स्रावित होती है जिसको इंटरफेरोन प्रोटीन कहते हैं। यह प्रोटीन क्या काम करती है? असंक्रमित कोशिकाओं को और अधिक संक्रमण से बचाने का काम करती है। याद रखिएगा, इंटरफेरोन साइटोकाइन अवरोध होता है या इसका एग्जाम्पल है। ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो संक्रमित विषाणु कोशिका के द्वारा स्रावित होती है। दोबारा देख लो, यानी विषाणु के द्वारा संक्रमित कोशिका से स्रावित होती है और ये क्या काम करती है? आगे असंक्रमित कोशिका को विषाणु संक्रमण से बचाने का काम करती है। इसी कड़ी में एलर्जी में किस प्रकार की एंटीबॉडी, तो मैंने क्वेश्चन जो पहला रिपीट किया था उसके ऊपर ही लिख दिया था कि एलर्जी या प्रत्युजा। ये देखो एलर्जी के अलावा देखो ये शब्द मैं जो लिख रहा हूँ ये परीक्षा में पूछा जाता है प्रत्युजा, और इस पर ध्यान रखना। एलर्जी के शब्द को देखते आप IgE पे पहुँच जाएंगे, लेकिन प्रत्युजा आपको कन्फ्यूज कर सकता है। तो दोनों एक ही बात है। एलर्जी या प्रत्युजा के समय किस प्रकार की एंटीबॉडी बनती है, तो आपको याद रखना एंटीबॉडी IgE। और एंटीबॉडी को लिखते समय याद रखना है I कैपिटल लिखोगे, G को स्मॉल लिखोगे और E को कैपिटल रखोगे। इस प्रकार से आपको रखना पड़ेगा। अब क्या कहता है? प्रथम स्तन या खीस कोलेस्ट्रम में किस प्रकार की एंटीबॉडी होती है, तो आपको याद रखना IgA।
IgA जो बॉडी होती है वो माता के प्रथम स्तनय दूध से प्राप्त होती है, खीस से या कोलेस्ट्रॉल से प्राप्त होती है, जो बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाने का काम करती है। इम्यूनिटी पावर बनाने का काम IgA एंटीबॉडी का होता है। इस पर भी आप गौर फरमाइएगा, I भी कैपिटल है और A भी कैपिटल है, जबकि G कैसा है, स्मॉल है। और IG का मतलब क्या, कोई यही पूछ ले तो आपको याद रखना है इसका मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। बढ़ते आगे, किसी एक स्व प्रतिरक्षी रोग का नाम बताइए। तो आपके सामने देखो क्या लिखा है, रूमेटाइड। तो आपको याद रखना है रूमेटाइड ऑर्थोइटिस, ये जैसा भी लिखा होगा, लेकिन मैं जो क्या बोल रहा हूँ मेरा उच्चारण को सुनना, उस हिसाब से चलना आपको। जिसको क्या बोलते हैं, रूमेटाइड ऑर्थोइटिस बोलते हैं, जिसको संधि आमावती रोग के नाम से जाना जाता है। और एक बात याद रखना, इसके अलावा मैंने आपको बताया था थायराइड ग्रंथि में होने वाला हाशीमोटो रोग जो होता है वो भी किसका उदाहरण माना जाता है, स्व प्रतिरक्षी रोग का माना जाता है। वाहक के संदर्भ में मलेरिया चिकुनगुनिया से कैसे भिन्न है, देखो बात को समझो। वाहक के माध्यम की बात कर रहे हैं। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, जबकि चिकुनगुनिया जो है इसका होता है एडिस मच्छर, याद रह जाएगा। और डेंगू बुखार जो होता है ना, वो भी किसके कारण से होता है, एडिस मच्छर के कारण से होता है, तो उनका वाहक हो गया। उन 2 प्रकार की कोशिकाओं के नाम लिखिए जिनमें मानव HIV, देखो ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहले एक बार क्वेश्चन पहले भी हुआ था कि यानी HIV जो कोशिकाओं में प्रवेश कर जाएगा, शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसके बाद में HIV जो वायरस होता है वो शरीर की कौन सी कोशिकाओं के अंदर गुणित होता है या मल्टीपल हो जाता है, यानी बहुगुणित होता है। तो मैंने आपको एक तो बताया था वृद्ध बक्षकाणु, या वृद्ध तय है वृत्त बक्षकाणु यानी मैक्रोफेज, और एक अपने पास में क्या आ जाएगा, सहायक टी लिम्फोसाइट, क्या आ जाएगा, सहायक टी लिम्फोसाइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे कुछ मानव अंग दिए गए हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक लसीकाब अंग को पहचानिए। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा फेमस है, ध्यान रखना। प्राथमिक लसीकाब जो होता है वो थाइमस होता है और द्वितीयक लसीकाब क्या होता है, टॉन्सिल होता है। बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, प्राथमिक लसीकाब जो है वो थाइमस है और द्वितीयक लसीकाब अंग जो है वो टॉन्सिल होता है। प्रतिरक्षा के संदर्भ में लसीकाब अंगों में क्या घटित होता है, देखो लसीकाब अंगों में लसीकाणु का उद्भव होता है और परिपक्व, और देखो परिपक्वन यानी मैच्योरेशन हो जाता है और प्रचुर उद्भवन होने का काम होता है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हुआ, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित, एड्स है, टाइफाइड है, जुकाम है आदि। आगे बढ़ते हैं, न्यूमोनिया रोग के कारक व प्रभावित होने वाले अंग का नाम। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, और ये इसके द्वारा फेफड़े प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जीवाणुजनित 2 रोगों के नाम व उनके कारकों को बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन सीधा दे दिया जाए कि जीवाणुजनित रोगों के नाम बताइए, तो एक तो टाइफाइड को याद रखना, साल्मोनेला टाइफी होता है, एक न्यूमोनिया जो ऊपर आ गया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होता है। ऐसे भी कुछ होते हैं, लेकिन आपको 2-3 आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं, विषाणु जनित व प्रोटोजोआ जनित 2 रोगों के नाम बताइए और कारकों के नाम बताइए। देखो विषाणु जनित रोग की यदि मैं बात करूं तो जुकाम राइनोवायरस के द्वारा होता है, एड्स रेट्रोवायरस या HIV वायरस के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ के द्वारा अमीबता रोग हो जाता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, और मलेरिया प्लाज्मोडियम की जातियों के द्वारा। 4 जातियों को याद रखना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, मलेरी है, ओवेल है, फेल्सीफेरम है, और फेल्सीफेरम को घातक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विडाल टेस्ट, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। विडाल टेस्ट और एलिसा टेस्ट, एलिजा की जगह एलिसा टेस्ट कौन से रोगों की पुष्टि करते हैं। देखो टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है और एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है। उपार्जित प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। वह प्रतिरक्षा जो व्यक्ति जन्म के बाद में अपने जीवन काल में प्राप्त करता है, इसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। यह प्राकृतिक और प्राकृतिक और आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों प्रकार की होती है। देखो किस प्रकार से, ये 2 प्रकार की होती है, एक तरल प्रतिरक्षा होती है और एक कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा होती है। यदि आपको याद हो तो AMIS होता है और एक CMIS होता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम, और एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम। यानी क्या बताया था, प्रतिरक्षा मध्यहित प्रतिरक्षा तंत्र और एक कोशिका मध्यहित प्रतिरक्षा तंत्र होता है। इसके अंदर B कोशिका काम करती है और इसके अंदर T कोशिका काम करती है। ये जो B कोशिका वाला जो है AMIS, ये क्या काम करता है, जीवाणु को हटा सकता है केवल, और वायरस को हटाने का काम करता है। जब अंग प्रत्यारोपण में काम करें तो अंग प्रत्यारोपण में ये काम नहीं करता और कैंसर के समय भी ये काम नहीं करता। जबकि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पावर लिखा हुआ है या कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा तंत्र की यदि मैं बात करूं, ये इसका अपोजिट होता है। ये सभी प्रकार के रोग जनकों को नष्ट करने का काम करता है, और इसके अंदर यानी कौन सी कोशिका, T कोशिका जो होती है वो एक्टिव होती है। इसके अलावा आपको याद रखना है अंग प्रत्यारोपण के समय, कैंसर के समय भी ये सहायक होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र के किस गुण पर आधारित होता है और टीकाकरण क्यों किया जाता है? देखो, टीकाकरण का सिद्धांत जो होता है प्रतिरक्षा तंत्र के स्मृति गुण पर आधारित होता है। स्मृति गुण का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक प्राथमिक अनुक्रिया होती है और एक द्वितीयक अनुक्रिया होती है। जब कोई रोगजनक पहली बार बॉडी में इंटर होता है तो इम्यूनिटी जो पावर होता है वो एक विशेष प्रकार की शक्ति बना लेता है और उसकी जो रिफ्लेक्शन होता है, उसकी जो छाया होती है वो स्मृति कोशिका में बन जाती है। भविष्य में वही वायरस यदि पुनः बॉडी में इंटर होता है तो स्मृति कोशिका एक्टिव होकर के उसको नष्ट कर देती है। तो स्मृति के गुण के ऊपर निर्भर करता है और विभिन्न रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए टीकाकरण दिया जाता है। अब देखो, एलर्जी किसे कहते हैं, किन्हीं दो एलर्जन के नाम बताइए। जब शरीर के कुछ भौतिक और रासायनिक कारकों के प्रति अति संवेदनशीलता, देखो जब शरीर क्या करता है, कुछ भौतिक कुछ केमिकल यानी फिजिकल एंड केमिकल जो फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं, उनके प्रति अपनी बॉडी अति संवेदनशील हो जाती है, इसे एलर्जी कहते हैं। जैसे छींकों का आना, जैसे हवा के साथ में छींकें शुरू हो जाना, हिचकी आना, ऐसे एलर्जी हो जाना, खाज खुजली हो जाना, उसको अति संवेदनशीलता कहा जाता है। उत्पन्न करने वाले कारक को एलर्जन कहते हैं। आपको याद होगा परागकण किसका काम करता है, एलर्जी का कारण। याद करो उस कौन कौन से परागकण हो सकते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। धूल के कण भी ऐसा कर सकते हैं, फिर खेतों में होने वाली विभिन्न प्रकार की फसल जो होती हैं वो भी ऐसा काम करती हैं। बढ़ते हैं, लसिकाभ अंग किसे कहते हैं, प्राथमिक व द्वितीयक लसिकाभ के दो उदाहरण बताइए। देखो, लसिकाणु की उत्पत्ति या परिपक्वन प्रचुर उद्भवन से संबंधित अंगों को लसिकाभ कहते हैं। प्राथमिक लसिकाभ अस्थि मज्जा और थाइमस होता है और द्वितीय के अंदर देखो कौन कौन आ जाते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन, प्लीहा, लसिका, टोनसिल, पेर पेचेज, ये आते हैं सारे के सारे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, एल्फा इंटरफेरोन क्या होता है, कैंसर के इलाज में कौन सी पद्धति काम में ली जाती है। देखो, एक ऐसा पदार्थ जो प्रतिरक्षा तंत्र को एक्टिव करके अर्बुद कोशिकाओं को नष्ट करने में सहायता करता है। कैंसर के इलाज में शल्य चिकित्सा को काम में लेते हैं, विकिरण उपचार को काम में लेते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, रसो चिकित्सा को सामूहिक रूप से काम में लेते हैं। रेडियोथेरेपी की जाती है, कई सारे कीमोथेरेपी की जाती है, ये सारे कैंसर को हटाने का काम करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ओपियोइड और कैनाबिनोइड और कोका एल्कोइड एवं निकोटीन कौन से पौधे से प्राप्त होते हैं। तो आपको याद रखना, ओपियोइड्स जो होते हैं वो देखो क्रम से अफीम से, अफीम का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनिफरम होता है। इसके बाद में कैनाबिनोइड की यदि मैं बात करूँ तो ये भांग से, कैनेबिस सेटाइवा से होते हैं, सेटाइवा है ये। इसके बाद में कोका एल्केलॉइड की बात करें तो थोड़ी देर पहले आया था, एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होता है। और निकोटीन तंबाकू जिसको वैज्ञानिक नाम निकोटियाना टोबेकम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, डाइएसिटिल मोर्फिन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है और इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। डाइएसिटिल मोर्फिन जो है, तो याद रखना ये यहाँ पर जो क्षेत्र हैं, कुछ राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र जो हैं उन पर बहुत ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। डाइएसिटिल मोर्फिन को सामान्यतः स्मेक या हेरोइन के नाम से जानते हैं। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांतर का मतलब ये आमाशय और आंत्र दोनों के मार्ग को प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन जो थे वो बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखे गए, 43 क्वेश्चन आपके सामने रखे गए, जबकि मैंने आपको बताया था कि इस पीडीएफ में ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है कि 45 जो क्वेश्चन है वो इस पीडीएफ में आपको मिलने वाले हैं। तो 43 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, इन क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रिपीट करना है। बच्चों, ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। ऐसे क्वेश्चन को शामिल करना, इस पीडीएफ का मकसद ये है कि इस चैप्टर का कुछ पॉइंट जो है वो रह न जाए। अब जो 44 नंबर क्वेश्चन है उसको बड़े ही गौर से समझना और सुनने की प्रयास करना है कि चोट लगने के स्थान पर लाल रंग हो जाना ये किसके कारण से होता है। देखो ध्यान देना, जब किसी अंग में चोट लगती है, चोट लगने के कारण से जहाँ चोट लगी होती है वो ऑर्गन जो होता है वो लाल रंग का हो जाता है। इसका कारण क्या है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक्टिव इम्यूनिटी बनती है, सक्रिय प्रतिरक्षा के कारण से ऐसा हो जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन की और बात करें कि जो एड्स रोग होता है वो सबसे प्रमुख हानि क्या पहुँचाता है, यानी सबसे अधिक प्रभावित क्या करता है। जब हम एड्स को पढ़ रहे थे तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि एड्स वैसे खुद कोई रोग नहीं है, यदि याद हो तो। अब आपके डाटा यदि अपडेट हो रहे हैं तो HIV कोई रोग नहीं है, लेकिन ये क्या काम करता है, बॉडी में इंटर होने के बाद में लिम्फोसाइट कोशिका को प्रभावित करता है, मैक्रोफेज कोशिका को प्रभावित करता है, जिसके कारण से मनुष्य की इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाती है, प्रतिरक्षा जो होती है वो खत्म हो जाती है। यदि इस प्रकार की घटना बॉडी में चल रही हो और बॉडी और अन्य प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु इनके संपर्क में आ जाती है तो वो क्या काम करते हैं, उनको मारने की शक्ति तो कम हो गई, तो वो अपना आक्रमण करते हैं और कोशिका के अंदर गुणन करना शुरू कर देते हैं और अपनी कॉलोनी को बढ़ाते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति का इम्यून पावर बहुत कमज़ोर हो जाता है, व्यक्ति के रोगों से लड़ने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होता है।
तो ये अपना टॉपिक था मानव स्वास्थ्य और रोग वाला, डिजीज, ह्यूमन डिजीज वाला। इसमें से आपको 45 क्वेश्चन मिले। इसी प्रकार से क्लास के साथ बने रहिए और बेहतरीन क्लास आपके सामने रखी जाएंगी। बहुत कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो क्लास को पूरा देखने का प्रयास कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।